मैं जिस फसल में खड़ा हूँ ये टमाटर की फसल है और इस खेत में जब टमाटर के पौधों की रोपाई हो रही थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था और वो रोपाई विधि के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया था। अभी मैं चित्रगढ़िया गांव में हूँ और चित्रगढ़िया गांव के एक प्रगतिशील किसान रामपूरन चौधरी जी का खेत है और उनके खेतों में आप देख रहे होंगे ये वीडियो मैंने 15 सितंबर को बनाया था और उस दिन टमाटर के इन्हीं पौधों को इस खेत में रोपा जा रहा था। हमारे साथ उस समय मंगला मौर्य जी थे हार्टिकल्चर एक्सपर्ट के रूप में। उन्हीं के देख-रेख में पिछले 2 वर्षों से टमाटर की खेती की जा रही है और बीते वर्ष रामपूरन चौधरी जी को बहुत अच्छा मुनाफा मिला जिसकी बदौलत वो फिर से पुनः प्रेरित होकर उन्होंने टमाटर की खेती को अपनाया। जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ वह है टमाटर में किसी तरह के रोग, व्याधि, बीमारियों, कीटों का प्रकोप ना होना। तो अभी मैं जानूँगा मंगला मौर्य जी से कि क्या इन्होंने देख-रेख के दौरान क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखी हैं, कैसे इस फसल को ध्यान में रखा गया है कि पूरी तरीके से टमाटर को व्याधि मुक्त और कीटों से मुक्त रखा गया है। दूसरा, इतनी अच्छी फलत जबकि मार्केट रेट इस समय टमाटर का बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको कौन-सी वैरायटी का चयन किया और किस तरीके से इसकी देख-रेख की जा रही है, सभी चीज़ों के बारे में। सर, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर। जैसे कि आपने बता ही दिया कि लास्ट ईयर भी आपके द्वारा टमाटर इस फील्ड में लगा था प्रगतिशील किसान श्री रामपूरन चौधरी जी के द्वारा, जो हमारे देख रेख में ही हुआ था। इस वर्ष भी चूंकि पिछली बार की फसल अच्छी थी, लास्ट में रेट का थोड़ा सा इशू आया था, रेट कम हुआ तो किसानों को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन चूंकि जो स्टार्टिंग में जो रेट मिल गया था उससे नुकसान नहीं होने पाया, अच्छा खासा फिर भी जो है मुनाफे में रहे थे आप। इस वर्ष चूंकि पिछली बार पहले का जो फसल था, पहली बार आपके द्वारा टमाटर किया गया था, तो थोड़ा मोड़ा कुछ कमियां रह जाती हैं, तो कहीं कहीं जो मोज़ेक का था। लेकिन इस बार चूंकि हम लोग पिछली बार से की अपेक्षा जब भूमि की तैयारी से लेके ही कैसे हम पूरे खेत को सैनिटाइज रखें, किसी तरीके कोई कंटामिनेशन ना होने पाए, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया। बीज उपचार से लेके भूमि उपचार तक हर एक चीज़ का फॉलो हम लोग कराए हैं। तो जिसका फायदा आज हमें ये मिला है कि आज रोपाई जो हमारा हुआ था 45 दिन हो गया, आज इसमें इसकी जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो गई, हमारे हाथों में देख रहे हैं और सभी पौधों में देख रहे हैं। लगभग अब इसमें हमें लगता है अब 40-50 किलो निकलना शुरू हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर 40-50 किलो निकलना शुरू हो जाएगा। जो भी हमारे लोकल मार्केट का है, फुटकर का भी मुझे रेट पता चला था 60 रुपये है और थोक का भी 40 के आसपास जा रहा है, 40 के आसपास प्रति किलोग्राम। जो टमाटर की साइज और शेप है, जो जिस तरीके का ये फलत है, उस तरीके से इस तरह के टमाटर का रेट बाजार में फुटकर में 80 रुपए जा रहा है। जी, ये जो प्रजाति है साहू, सिंजेंटा की साहू किस्म का है। इसकी खासियत ये होती है कि हरा लिए रहता है, उसी समय कुछ पौधों में से गिर भी जाता है ऑटोमेटिक, और इसका जो स्किन होता है बहुत हार्ड होता है, ये दूर तक भेजने के में सक्षम होता है। जो इसका टेस्ट होता है वो खट्टापन लिए होता है, जिसमें पूरा देसी का टेस्ट आता है। जो देसी टमाटर की जब डिमांड पहले रहती थी, तो इसमें पूरे तरीके से देसी का ही टेस्ट आता है। ये हाइब्रिड किस्म ही है, लेकिन ये पूरा देसी का टेस्ट आपको खट्टापन लिए मिलेगा। तो बहुत शानदार प्रजाति है, इसको कंज्यूमर द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। अब हम आते हैं इसको, हम चूंकि वैरायटी की बात कर लें, थोड़ा बीच में रोक लें। जी सर। पौधा ये जो किस्म है असीमित बढ़वार वाली है, सीमित बढ़वार वाली है, किस तरह की है, कितने दिनों तक फलत देगी और एक पौध से प्रति पौध लगभग कितने किलो का उत्पादन मिल जाता है? देखिए, ये हमारा जो प्रजाति है, ये तो नॉर्मली इसका नेचर तो आपका कह सकते हैं असीमित बढ़वार है, लेकिन फिर भी ये अर्ध सीमित में आता है। 3 कैटेगरियां अर्ध सीमित में है। इसका लगभग अभी से लेके अप्रैल तक का इसमें फ्रूटिंग देने की कैपेबिलिटी होती है, अगर नीचे इसके जो ड्रेंचिंग दिया जाएगा, मतलब अगर इसको पोफर मिलता रहेगा, अप्रैल तक ये उत्पादन देता रहेगा। और अगर हम इसके क्या नाम है फलत के बारे में बात करें, प्रति पौधा, ये हमारे केयर के ऊपर निर्भर करेगा। अभी जैसे जितनी जल्दी ये टूट जाएगा ना, आधा फल टूट जाएगा, करीब 2-3 किलो अभी हो गया। जी, देखिए इस साइड 2-3 करीब प्रति पौधा 5 से 6 किलो भी है इसका। जो अगर हम औसत उत्पादन देखेंगे, जो इस बार का है या पिछली बार का, करीब 10 किलो के आसपास का औसत उत्पादन था, 8 से 10 किलो के हिसाब के पास। इस बार हमें लगता है वो 15 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि अभी ही 5 किलोग्राम के आसपास है। अभी हमारे पास फ्रूटिंग के लिए पूरा फरवरी तक का महीना फ्रूटिंग तक के लिए, फ्रूटिंग 15 फरवरी तक का आसानी से फ्रूटिंग देता रहेगा। उसके बाद फिर
मैच्योरिटी में आएगा। तो फल अच्छा, फूल प्रति लगने एकड़ के उत्पादन की बात कर लें, अगर अच्छी फलत जा रही है, किसी रोग व्याधि कीट का प्रकोप नहीं हुआ है, तो लगभग कितना उत्पादन, कितने क्विंटल का उत्पादन लगभग मिल जाता है? नहीं देखिए, इसका जो वैरायटी का जो हमारा उत्पादन होता है, जो लिया जाता है, हम लोग प्रति पौध के हिसाब से ही देखते हैं। जी, जी। बाकी उसका थोड़ा सा गणना हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रति पौध पे तो हम 1 पूरा एकड़ में कितने पौधे लगभग रोपे जाते हैं? ये 3000 के आसपास पौधे आते हैं। 3000 3000 के आसपास पौधे जो है, जी, जी। 3500 तो पौधे आ जाते हैं। दर्शकों क्योंकि तुरंत हाँ। गणना करना मुश्किल हो जाता है। आप 3000 हाँ। प्रति एकड़ के हिसाब से, और जैसा कि बताया जी। प्रति पौध कितना उत्पादन आपने बताया ये एक बार? नॉर्मली देखिए 5 किलो से लेके मिनिमम 5 किलो, जो हमारे प्रगतिशील किसान 5 किलो से लेके 10-15 किलो तक, जब आप क्या नाम है हाईटेक खेती कर रहे हैं, जी, उसमें जी। बहुत आसानी से इतना उत्पादन ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको उत्पादन अभी मिल अभी मैं जाएगा। उसका कैलकुलेशन दे देता हूँ, जो जी। इनका कंपनी का है, शायद 200 या 300 क्विंटल प्रति एकड़ का आता है इनका। हाँ। तो अब तो मैं फलत पर जाऊँगा, क्योंकि पूरा जो खेत है, फलों से लदा हुआ है पौधा, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि किसी तरीके का ना फंगस दिख रहा है, ना किसी तरह का वायरस का अटैक दिख रहा है, और ना ही किसी कीट का अटैक दिख रहा है। तो क्या तकनीकी अपनाई गई, रसायनों का इस्तेमाल किया गया है या प्राकृतिक जैविक तरीका अपनाया गया, ये क्या? इसमें हम एकीकृत रखे हैं सब चीजें, जैसे शुरू से बताएं, हाँ, आपको बताएं कि क्या नाम है, हम बीज उपचार से लेके भूमि उपचार हर एक चीज किए हैं। जब पौधा लगाते समय भी आप देखे रहेंगे, उस समय हम उसे मड मेथड पे लगा रहे थे, तो उसमें ह्यूमिक एसिड और फिर क्या नाम है कार्बेंडाजिम को जबकि घोल से ही कीचड़ करके पौधा लगाया गया था। तो उसमें किसी भी तरीके के पौधे को एकदम हम लोग जड़ से लेके तना पूरा सुरक्षित रखने का प्रयास किए हैं। हाँ। और जो अगर इसमें पोफड़ की बात करें या फिर और रोग निवारक उपायों की बात करें, कि एकीकृत प्रबंधन की बात करें, तो उसमें हम दोनों चीज रखे हुए हैं। जड़ पे भी हम ट्राइकोडर्मा का जो है ड्रेंचिंग करवाए हुए हैं, स्प्रे भी करवाए हुए हैं, बेबेरिया बेसियाना कीट के लिए करवाए हैं, साथ ही रासायनिक का भी। और पोफड़ में भी हम जो है फास्फेटिका जो आता है, फास्फोरस सॉल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, वो क्या करता है कि हमारे जमीन में फास्फोरस ऐसे रूपों में है जो जिस रूप में पौधा नहीं ले सकता है, तो फास्फोरस सॉल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया उसको घुलनशील करके पौधों को उपलब्ध करा देता है। तो उसका भी हम लोग इसमें जो है ड्रेंचिंग कराए हैं। साथ ही साथ एजोटोबैक्टर जो दलहनी में दूसरा होता है लेगुमिनस क्रॉप में, और इसमें एजोटोबैक्टर क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराता है, उसका भी हम लोग किए हैं। साथ ही साथ केपीएम जो पोटास सॉल्बिलाइजिंग का आता है, वो तीनों चीजों का हम लोग अलग से, जिससे हमारा और जो न्यूट्रिशन देने की बात थी, जो एनपीके हम ड्रेंचिंग करते थे, वो हमारा कम हो गया, उसको हम लोग कम किए। अगर हम टोटल लागत की बात करें तो लगभग 25 से 30% आपकी लागत में भी कटौती होने वाली है। उसका जो मुख्य कारण है कि हम उसमें जो जैविक प्रबंधन, जो रोग प्रबंधन और पोषण प्रबंधन हम जैविक से किए हुए हैं, एजोटोबैक्टर और फास्फेटिका, पोटास सॉल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जो सब किए हुए हैं, इसकी वजह से भी इसमें हमारे लागत में कमी आएगी। साथ ही अगर पौधे का उत्पादन जो रहेगा, पिछली बार की अपेक्षा मेरा मानना है कम से कम 20% बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके का पूरे पौधे में रोग नहीं है। अभी जो आप नीचे देख रहे हैं, जो अभी इनकी टोटल फ्रूटिंग कैपेसिटी है, अभी लगभग इसमें 2-3 किलो तुरंत टूट जाएगा 10-15 दिन के अंदर, जितना पीलापन दिख रहा है ये सभी, चूंकि जल्दी हार्वेस्ट करके अभी रेट अच्छा है, थोड़ा अधपका भी अगर यूज हो जाएगा, मतलब मार्केट में चला जाएगा, तो आपको बेहतर रेट मिल जाएगा। तो जब ये खाली हो जाएगा, इसका यही कंसेप्ट होता है, अगर जिसपे ज्यादा पौधे लदे हुए हैं तो उसको प्रतिदिन पानी चाहिए, प्रतिदिन उसको जो भी कुछ पोफड़ चाहिए, तो उसको प्रतिदिन, ये पोफड़ इधर की तरफ है, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव फेज पे है, तो भी वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे टूटेगा, जो बगल वाले कल्ले सब निकल रहे हैं, यहाँ से फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपका शुरू हो जाएगा। तो ये होगा कि हमारी फ्रूटिंग जो कंटिन्यू चलती रहेगी। और साथ ही इसमें अभी हमको ये ध्यान देना है कि किसी भी स्थिति में इसके लिए पोफड़ की कमी ना होने पाए, क्योंकि अभी ये एक तो इसका ग्रोथ भी होना है और साथ ही साथ इसमें फल भी आना है। फल अभी तक का जो ग्रोथ था, लगभग उतना फल सेट हो चुका है, लेकिन आगे ग्रोथ भी हो और फल भी आए, तो आगे का जो हमें फर्टिगेशन इसका देना है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, ये आपने इसका बताया कि जो इसका भंडारण का ड्यूरेशन है, ज़्यादा दिनों तक भंडारित किया है। जी जी जी। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कितने दिनों तक इसको तोड़ाई के बाद खराब होने की संभावना कम रहती है? जैसे मान लीजिए इस स्टेज पे आप अगर तोड़ाई कर रहे हैं, मौसम अपने यहाँ ठंडा है, अब नवंबर लास्ट डे है आज, तो मिनिमम 15 दिन आप इसे घर में रख दीजिए। मिनिमम 15 दिन से खराब होने वाला नहीं, और भी चल जाएगा। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 15 दिन अगर इस स्टेज पे इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, ये पूरा सुर्ख लाल हो जाएगा उस स्थिति में। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रहा है कि पिछले साल भी यही तार लगे थे, यही प्लास्टिक की रस्सियां लगी थी,
उतना वजन नहीं आया था। इस बार जो देखने को मिल रहा है कि तार जो है पूरी तरीके से इसके वजन से डगाडोल है। तो इसकी जो शेप है, बनावट है, जो फलत है, ये पिछले साल की तुलना में कितना ग्रो किया है, सुधार आ पाया है? नहीं देखिए, अभी तक का अगर हम ग्रो की बात करें, उत्पादन पिछली बार भी ठीक था, लेकिन इस बार का जो उत्पादन है हमारा, जो इनिशियल स्टेज पे जो भी उत्पादन आया वो तुरंत हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जा रहा है। पिछली बार थोड़ा सा लेट होने की वजह से ठंडक का मौसम आ गया, तो ठंडक में जो पकने का क्रम होता है थोड़ा स्लो होता है अपेक्षाकृत। तो अभी चूंकि मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ था, इस वजह से अभी हमारा पकने का तेजी से चल रहा है, फिर आगे भी पकता रहेगा, क्योंकि जो जितने रेडी हो गए हैं, जो आपके इस साइज के आ गए सब पक जाएंगे। अभी जो है 15 दिसंबर तक सब पक जाएंगे, फिर आगे चलता रहेगा जैसा इसमें। टमाटर की फसल को सबसे ज्यादा फंगस का उपयोग जी, फंगस इस समय बहुत ही इसका क्रूशियल पीरियड होता है, कह सकते हैं इसको, फंगस से बचाने की दृष्टि से। तो अभी ठंडक में कई ऐसे ब्लाइट आते हैं जिनसे इनकी रक्षा करना नितांत आवश्यक होता है। नीचे कुछ जगह दिख रहा होगा जो ये जो थोड़े छींटेदार हैं, लोअर लीफ पे आते हैं, तो थोड़ा सा असर है, लेकिन उतना पौधा बाकी स्वस्थ तो आएगा नहीं। बाकी अभी इसमें जो शेड्यूल्ड है हमारे फंगिसाइड के स्प्रे का, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे क्रॉप को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हमारे क्रॉप को कोई फंगस डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि जो भी एकीकृत प्रबंधन हम उसको रखे हुए हैं वो पूरे शेड्यूल पे चल रहा है, तो कभी उसको हावी नहीं होने देगा जो हमारा शेड्यूल है। अच्छा, जो किसान पहली बार खेती किए हैं या जो लोग छत पर खेती कर रहे हैं, 2-4-10 पौधा लगाए हैं, या कमर्शियल लेवल पर मैंने बात की कि पहली बार खेती कर रहे हैं, उन किसानों को क्या सलाह देंगे? कौन-कौन से कीट और बीमारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जिससे उनकी फसल पर जो नुकसान होता है, जो उनको आर्थिक हानि होती है, जिससे फलत में कमी आती है, उससे बच सकें? देखिए, टमाटर में अगर कीट की बात करें, जो हमारे डायरेक्ट अगर फ्रूटिंग स्टेज आ गया है, उसके बाद इसमें जो होता है फल छेदक, तो सूंडी होती है, उसके लिए प्रोफेनोफास भी दवा अच्छा काम करती है, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, दोनों में से कोई एक आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, वायरस लगा हुआ है, उसका जो वेक्टर होता है एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, यही तीनों जो उड़ के दूसरी जगह जाके फैलते रहते हैं, मतलब मक्खी की तरह रहते हैं, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए एसिटामाइप्रिड या फिर इमिडाक्लोप्रिड, या फिर अगर थोड़ा सा और कर लेंगे, बायर में 2-3 और दवाएं ऐसी हैं, अच्छी हैं, उनके माध्यम से भी इसको बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही बीच बीच में हम लोग इसमें निमाइल का प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे फ्रूटिंग स्टेज आ गया है, इस स्थिति में जब फ्रूटिंग स्टेज आने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कोई भी इंसेक्टिसाइड ऐसा ना रहे कि जिससे हमारे कंज्यूमर को नुकसान करे। तो इस स्थिति में हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो जैविक नियंत्रण है उस दिशा में चलते हैं। इसमें इस समय जो हम लोग इंसेक्टिसाइड डलवाएंगे वो क्या नाम है, जैविक रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारा क्या नाम है, निमाइल पड़ता है। मित्रों, हमने 15 सितंबर को इस खेत में पौधे की रोपाई का एक वीडियो बनाया था, जिसमें इसकी रोपाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और उपयोग किए जाने वाले उन जैविक पदार्थों के बारे में दिखाया था, किस तरीके से मड बना करके ह्यूमिक एसिड और अन्य जो जैविक कीटनाशक हैं, जो है शोधक हैं, उनका प्रयोग किया गया था। अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया है और टमाटर के पौधे पूरी तरीके से फलों से लदे हुए हैं और पकना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, आपको बताना था कि इन्होंने इस दौरान अपनी फसल को उन सारी विधियों को अपनाया, जैविक विधियों के, जिससे किसी तरीके के कीट, बीमारी और जो वायरस है या फंगस है उससे बचाया जा सके, और इनका फसल आज पूरी तरीके से रोग, कीट, व्याधियों से मुक्त है। तो आप भी अगर पहली बार खेती कर रहे हैं तो ऐसे वीडियोज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अगर आपने छत पर पौधे लगा रखे हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में मंगला मौर्य जी का नंबर शेयर किया है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन इनका छुट्टी का दिन होता है, और छुट्टियों का दिन यह अपने पर्सनल के लिए ना उपयोग करके किसानों के लिए उपयोग करते हैं, किसानों को नई नई जानकारियां देने के लिए उपयोग करते हैं। तो आज भी इन्होंने जानकारी दी कि कैसे रामपूरन चौधरी ने इसका प्रबंधन किया, कीट बीमारियों का प्रबंधन किया, एकीकृत कीट प्रबंधन किया, उसके लिए कौन कौन सी विधि अपनाई, कौन कौन से जैविक या रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया, सब कुछ उन्होंने बताया। तो आप जो आप अगर इसमें कह दें कि जो चीजें अभी हमारा फील्ड पूरी तरीके से जो रोग मुक्त है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारा पौधा स्वस्थ होना है। अगर पौधा स्वस्थ रहेगा, जिस तरीके से फ्लू होता है वो भी वायरस से होता है, हम लोगों के, इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनके ऊपर किसी तरीके के क्या नाम है, जो फंगस से मान लीजिए हम लोग को दाद खुजली होता है, वो भी चीज नहीं होता। साथ ही साथ उनको फ्लू का जो जुकाम होता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको नहीं होता। वही चीज पौधों के साथ भी है। अगर पौधा पूरा पोषण पा रहा है, स्वस्थ है, बगल वाले में लगा भी है, तो आसानी से उस पर नहीं जा पाता है।
अच्छा, रोग। पोषण की बात आपने कर दी। जी सर। मल्चिंग उस समय लगाया गया था, तब पौधे रोपे गए थे, तो मल्चिंग ने पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में कितनी भूमिका निभाई हो? मल्चिंग के होने से हमारा पोषण का सबसे बड़ा जो फायदा होता है, एक तो ये होता है कि जो हमारे जमीन में जब हम इसको क्या नाम है, भूमि की तैयारी के समय जो बेफल डोज डाले थे, चाहे वो जैविक के रूप में रहा, फार्मेंट क्या नाम है, ये ऑर्गेनिक मेन्योर जो होता है हमारा, काऊ डंग का या भैंस का जो भी होता है, गोबर का सड़ा खाद, वो पड़ता है। साथ ही साथ हमारा वर्मी कंपोस्ट पड़ा हुआ है, और एनपीके, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी चीज डाले हुए हैं मेढ़ में ही बनाने के बाद मेढ़ बना देगा, सब कुछ इसी में है। तो ये क्या होगा, यहाँ से वो हमारा धूप की रोशनी पड़ने से ऊपर नहीं उड़ेगा, तो एक तो इससे हमारा बचत होता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं, जो बीच में एक खरपतवार मान लीजिए उगाया है, एक खरपतवार, अगर यही चीज हमारा मल्चिंग ना होता तो पूरा खरपतवार होता, कितनों बार हम निराई करवाते, एक खरपतवार रहता। तो ये इतनी दूर मान लीजिए हमारा पूरा मेढ़ है, कबर यहाँ भी हम लोग साफ करवा देते हैं। तो ये मेढ़ पे पॉलीथीन होने की वजह से यहाँ पर कोई खरपतवार नहीं उगा हुआ है, तो जो ये पोफड़ है वो कोई खरपतवार ना लेके पूरी तरीके से हमारा ये पौधा ले रहा है। और चूंकि आप देखे रहे होंगे उस समय हम लोग इसमें ह्यूमिक एसिड डलवाए थे। ह्यूमिक एसिड का काम होता है जड़ों का विकास, तो जड़ों का और सफेद जड़ों का जो विकास होता है वो दूर तक, यहाँ तक पूरा हमारी जड़ें हैं, तो पूरा पोफड़ जो पूरे खेत में कह सकते हैं, पूरे खेत का पोफड़ पौधों को पूरी तरीके से मिल रहा है। तो ये मल्चिंग लगाने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है, पूरा पोफड़ पौधों को ही मिलता है। घर खरपतवार नहीं रहते हैं तो उसके क्या न्यूट्रिशन में कंपटीशन नहीं होता है। साथ ही साथ अगर इसके हम जो लिक्विड फॉर्म में फर्टिगेशन, चूंकि आपका मैनुअल होता है, इनमें फर्टिगेशन ड्रिप नहीं लगा हुआ है, मैनुअल, मान लीजिए यहाँ गिलास या डिब्बे से यहाँ जो डाल रहे हैं, अब इससे ढका हुआ है, पानी रहेगा तो इवेपोरेट कर जाएगा, तो उड़ भी सकता है। तो इसीलिए ये कई स्तर से और कीटों से रक्षा करता है। मान लीजिए धूप तेज हो गया, कोई भी कीट इस पे गलती से अगर पॉलीथीन पे गिर जाएगा तो वो उसको जीवित रहना संभव नहीं है, तो वो मर ही जाएगा। तो कई तरीके से हमारा मल्चिंग तो कई तरीके से फायदेमंद है, लेकिन पोफड़ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पोफड़ जो लॉस होने वाला होता, उस स्थिति में पूरा पोफड़ हमारा बचा देता है। तो आप भी अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं और कीट बीमारियों, फंगस, वायरस का प्रकोप झेल रहा है आपका फसल टमाटर का, तो आप कैसे बच सकते हैं, अगली फसल को कैसे बचा सकते हैं, बम्पर उत्पादन कैसे ले सकते हैं, उन सारी जानकारियों को इस वीडियो के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। और हमारे बीच में आज मंगला मौर्य जी हैं। बहुत सारे दर्शकों का की ये सलाह रहती है कि आपको एक्सपर्ट के रूप में मंगला मौर्य जी ही मिल जाते हैं। तो आपको बता दें कि जहाँ मैं रहता हूँ, आसानी से पहुंच के क्षेत्र में मंगला मौर्य जी हैं, और व्यवहारिक तरीके से किसानों के खेत में जा करके जिस तरीके से वो जानकारियां देते हैं, उनके जो मार्गदर्शन में जो खेती हो रही है उसको अगर समझा करके हम आप लोगों को वीडियो दिखा पाएँ तो ज़्यादा फायदेमंद है। तो यही कारण है कि मंगला मौर्य जी के साथ हम ज़्यादातर वीडियो दिखाते हैं। बाकी हम जब शहर से बाहर होते हैं, प्रदेश से बाहर होते हैं, तो कोशिश करते हैं अच्छे किसानों का वीडियो दिखाएं। पिछले 1 साल से मैंने जिले से बाहर का वीडियो कम बनाया है, प्रदेश से बाहर तो वीडियो लगभग ना के बराबर बनाया है। तो यही कारण है, कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, तो और हमारी जो अच्छी जानकारी यहाँ पे पहुँचती रहे। तो हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और एक्सपर्ट के रूप में हमको सबसे आसान और सुलभ, किसी जॉब में रहते हुए छुट्टियों के बाद लोग घर में रहते हैं, आप एक नॉलेज परोसने का काम करते हैं, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम आपके आभारी हैं कि अपने निजी समय का उपयोग स्वयं के लिए ना करके किसानों के लिए कर रहे हैं। तो आज आपने जानकारी दी है कि रामपूरन चौधरी जी ने किस तरीके से फसल को प्रबंधित किया, उसको कीट बीमारियों से कैसे बचाया और कैसे बम्पर उत्पादन इस साल मिल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की जानकारियां देते हैं अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल करके। धन्यवाद सर, धन्यवाद।